फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं न्यू दिल्ली स्टूडियो से। इस हफ्ते हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और असली स्वतंत्रता या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो है कि आप एक शानदार पोर्टफोलियो बनाएं और उस पोर्टफोलियो बनाने में हम आपकी मदद करें। ये पोर्टफोलियो ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और आपकी जिंदगी के साथ एक एक कदम ये पोर्टफोलियो बना के चले। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं कविता थपलियाल जी और इस सफर में वो मेरे साथ हैं। कविता जी, स्वागत है आपका। शैल जी और तमाम दर्शकों को हमारी इस खास पेशकश में मैं सभी का स्वागत करती हूं। और आपने बिल्कुल सही कहा शैल जी, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है और हम इसी में आप सबकी जो है पक्की तैयारी कराते हैं। लेकिन 74वां आज़ादी का जश्न हम आज बना रहे हैं फ़ायदेमंद फंड्स में और हर हफ्ते की तरह हम यहाँ पर आपको तमाम पोर्टफोलियोज़ पर राय तो देंगे ही, उनकी प्रोग्रेस की जाँच तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कि निवेश की रणनीति आपको कैसे बनानी चाहिए और कैसे आर्थिक आजादी की ओर आप कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं और पहला पोर्टफोलियो जो हमारे युवा निवेशक का है, नितिश पांडे, उनका पोर्टफोलियो हम लेते हैं। लेकिन उससे पहले आइए उनसे एक बार रूबरू हो जाएं। तो कविता जी, जो दर्शक हमारे साथ थोड़े लंबे समय से जुड़े हैं वो जानते ही हैं कि पांडे साहब सिर्फ और सिर्फ 25 साल की उम्र के हैं, लेकिन वो बहुत ही सजग हैं अपने पोर्टफोलियो और अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए। तो उनको हम लोगों ने 4 फंड्स सजेस्ट किए थे। उनका परफॉर्मेंस आपके सामने है। क्योंकि उम्र उनकी कम है तो हम लोगों ने 100% इक्विटी पोर्टफोलियो उनके लिए बनाया है, यूटीआई इक्विटी फंड। 4 उसमें फंड्स हैं जिसमें नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड का और साथ ही साथ एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का। इन चारों फंड्स के रिटर्न आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे। 1 जनवरी से ये निवेश शुरू हुआ था और पिछले 9 महीनों में इन चारों फंड्स ने जो रिटर्न दिया है वो आपको निफ्टी के रिटर्न से बेहतर आता हुआ दिखेगा। चारों फंड्स बहुत ही शानदार हैं। इंडिविजुअली हम लोगों ने इन फंड्स की चर्चा करी है पिछले शोज में और रिटर्न आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा आपको। कविता जी, आप कुछ बता रही थी इस रिटर्न्स के बारे में। बिल्कुल, यहाँ पर शानदार रिटर्न हमें इस पोर्टफोलियो में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, हमने एक्सिस ब्लू चिप, एमएसएल मिड कैप 30, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो है इनको रेकमेंड किया था और यूटीआई इक्विटी भी इसमें शामिल है। तमाम रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे हम अगर एब्सोल्यूट रिटर्न का आंकड़ा देखें तो लगभग 6.41% के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी से लेकर अब तक के रिटर्न जो है हम यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं इस खास पोर्टफोलियो में। और एक बार फिर मैं दोहरा दूं, क्योंकि नितिश युवा है इसीलिए हमने इनको थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो दिया था, क्योंकि इनके पास न सिर्फ जोखिम उठाने की क्षमता है बल्कि इनके पास इन्वेस्टमेंट होराइजन भी उतना लंबा था। निवेश करने की जो उनकी अवधि थी वो भी काफी लंबी थी, लिहाजा इस तरह का पोर्टफोलियो इनको सुझाया गया है। तो ये है इनके पोर्टफोलियो की प्रोग्रेस। लेकिन चलिए अब बारी आती है निवेशकों को निवेश मंत्र जो है सुझाने की और आपकी तैयारी कराने की। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमारे साथ एक खास मेहमान आज के शो में जुड़े हैं। आज हमारे साथ हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के जिनेश गोपानी और एक्सिस ईएसजी इक्विटी फंड के साथ ही एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को भी ये मैनेज करते हैं। स्वागत है जिनेश जी आपका। आज़ादी का जश्न हम बना रहे हैं फायदेमंद फंड्स में और इस खास पेशकश में अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में करना चाहूंगी एक्सिस ईएसजी से और बाकी बाजार से जुड़े सवाल भी हम लेंगे आगे चलकर। लेकिन क्योंकि एक्सिस ईएसजी की हम बात कर रहे हैं और लगातार हमने अपने पोर्टफोलियो में भी निवेशकों को ये फंड सुझाया है, ईएसजी एज अ कॉन्सेप्ट मौजूदा माहौल में अगर मुझे समझना हो जिनेश जी, जहां पर हम लॉकडाउन कोरोना वायरस की स्थिति देख रहे हैं, लोगों की इनकम पर एक तरह से मार पड़ी है, म्यूचुअल फंड का जो डेटा आया है, ट्रेंड्स हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इन्फ्लोज में कमी आई है। इस तरह के माहौल में ईएसजी जैसा कॉन्सेप्ट कितना सस्टेनेबल आपको दिखाई देता है जब लोग लिक्विडिटी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और अगर निवेश किसी को करना भी हो तो वो ज्यादा ब्रॉडर थीम जैसे कि मल्टी कैप फंड्स को रेकमेंड कर रहे हैं। ऐसे में ईएसजी इक्विटी फंड कैसे मुनाफा देने के लायक है, कैसे जितनी भी उनको निवेश को लेके परेशानियां, दिक्कतें हैं, असमंजस में है, वो दूर कर सकता है इस तरह का फंड? Thank you for inviting me.
जैसे ESG जो कंसेप्ट है, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ये तीन वेरी क्रिटिकल टॉपिक है कोई कंपनी की सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को चलाने के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए हमने देखा है इट इज अबाउट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अगर आप मेट्रिक देखिए देन ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, अगर आप 3 से 5 साल या इवन 7 से 10 साल के हिसाब से देखिए, ये कंपनीज ने बहुत पैसा बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। और ये जो कंसेप्ट है ES और G, क्लियरली ग्लोबली अगर आप देखिए बहुत पैसा ये तरफ जा रहा है। और इंडिया में भी हमें ये ट्रेंड दिख रहे हैं जहां कंपनीज के वेंडर्स, कंपनीज के एम्प्लॉइज, कंपनीज की रेगुलेटर्स, कंपनीज के शेयर होल्डर हैव स्टार्टेड आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चन टू द कंपनीज। एंड जो कंपनीज ये कंसेप्ट में इन्वेस्ट करती जा रही है अपने बिजनेस मॉडल में, वो कंपनीज को सराहा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। और हमने ये देखा है, ये कुछ नई चीज नहीं है, बट हम अभी तक हमने इसको प्रॉपर मेट्रिक में नहीं डाला था। अभी जैसे ESG एज अ कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड ग्लोबली आ रहा है, उसको एक मेट्रिक मिल रहा है जिसके वजह से एक स्कोरिंग होती है ESG की, और उस स्कोरिंग के वजह से जो कंपनीज ये स्कोर में टॉप आती है जनरली वो पोर्टफोलियो के टॉप वेटेजेस बन जाती है काफी मनी मैनेजर्स के। एंड जैसे जैसे कंपनीज डिलीवर करती है अपना बिजनेस परफॉर्मेंसेस, उसको और प्रीमियम मिलते जाता है वैल्यूएशन के हिसाब से। सो इट इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग while taking care of environment and society. जी जी गोपानी साहब, अगर आप अपना चाहे एक्सिस ESG का पोर्टफोलियो देखें या एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियो देखें, वहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आपका पहला और आखिरी फिल्टर क्वालिटी होता है। और क्वालिटी में अगर कोई स्टॉक आपको परेशानी में आता हुआ दिखता है प्राइस के हिसाब से, वो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। ये बताइए, हफ्ता चल रहा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने का, कौन से ऐसे 2 या 3 अहम कदम हैं जो आप हमारे निवेशकों को, दर्शकों को सजेस्ट करेंगे कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए अपनाएं? नहीं, जैसे आपने बताया, क्वालिटी के बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं। उसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट में, वो है मैनेजमेंट। आपने देखा होगा अच्छे से अच्छे सेक्टर में बुरा मैनेजमेंट कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और बुरे से बुरे सेक्टर में अच्छा मैनेजमेंट कमाल करके दिखाता है। सो क्लियरली मैनेजमेंट की जो गवर्नेंस प्रैक्टिस होती है, मैनेजमेंट जो इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स के बारे में सोचता है in terms of giving dividends, in terms of delivering growth, in terms of return on equity, I think clearly वो companies premium valuation पे ट्रेड होने लगती है। आपने देखा होगा इंडिया में भी लास्ट 3-4 साल से जो कंपनीज ने वेल्थ डिस्ट्रॉय की है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आया हुआ है। अगर आप कोई भी स्टॉक निकाल के देखिए, कोई भी स्टोरी निकाल के देखिए, सो क्लियरली एज आई सेड, entrepreneurs plays a very important role in deciding the journey of that company. कोई शॉर्टकट करके बिजनेस मॉडल खड़ा करता है, कोई लॉन्ग टर्म सोच समझ के बिजनेस मॉडल खड़ा करता है, और जो लॉन्ग टर्म खड़ा करता है वो उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस भी अच्छी होती है। ये हमने देखा है। सो बेसिकली क्वालिटी जिसके बहुत एस्पेक्ट है, नॉट ओनली फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बट जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं क्वालिटी के, इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, पेडिग्री ऑफ द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, पेडिग्री ऑफ द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस साइकिल्स ऑफ दैट सेक्टर, और
कैसे कंपनी को बढ़ाते जाए। बिल्कुल। तो इसी सवाल पे आगे बढ़ते हुए जिनेश जी, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी है, तो जो भी आपने पैरामीटर्स यहाँ पर अभी गिनवाए हैं भारतीय कंपनियों पे तो ये लागू होते ही हैं, क्या यही सब चीजों पर आप फोकस करते हैं जब आप विदेशी कंपनी को चुनते हैं अपने पोर्टफोलियो में? सब जगह क्वालिटी इन्वेस्टमेंट ऐसा ही होता है, और हमने देखा है हमारे जो जेवी पार्टनर्स है श्रोडर्स, उनकी भी थिंकिंग हमारे जैसी ही है, जो हमें एडवाइस करती है ग्लोबल पोर्टफोलियोज के लिए। अब अगर आप ग्लोबली भी देखिए और अब थोड़ा एनालाइज कीजिए, जो बड़े बड़े कंपनीज अभी $1 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन मार्केट कैप हुई है, सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक वो कंपनी में है इज दी मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट क्या इनोवेशन कर रहा है, वो मैनेजमेंट क्या डायरेक्शन में कंपनी को लेके जाना चाहता है, कैसे लेके जाना चाहता है, कैसे वो कंपनीज बायबैक करके डिविडेंड दे के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ा रही है, एंड ओवरऑल कैसे उनका ब्रांड बड़ा होते जा रहा है। सो आई थिंक एवरीवेयर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट इज सिमिलर। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू management, ability of the management to understand business cycle and navigate and deliver high returns. जी, तो गोपानी साहब, जो मुझे समझ में आया कि ये जो कंपनीज हैं जिनका मैनेजमेंट टॉप क्लास है, वहाँ पर आपको बुरे समय में रिटर्न प्रीमियम मिलता है स्टॉक पर, और हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है। अगर बाजार तेजी में है तो ये कंपनीज और तेज बढ़ती हैं, और अगर बाजार गिरावट में है तो आपको ये स्टॉक कम गिरते हुए दिखेंगे। गोपानी साहब, आप अरसे से बाजार में हैं। सन 2011 में आपने एक्सिस म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया। आप बाय साइड पर भी रहे हैं और सेल साइड पर भी आपने बहुत राय दी है। ये बताइए, इतने साल का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, अगर आप उसका निचोड़ निकालें, कौन सा ऐसे 2 या 3 कदम हैं आप हमारे इन्वेस्टर्स और निवेशकों को सजेस्ट करेंगे इस वॉलेटाइल टाइम में अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए वो उठाएं? सबसे पहले डोंट गो बाय न्यूज फ्लोज, इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। अगर आपको सस्टेनेबल रिटर्न्स चाहिए, टैक्स फ्री रिटर्न्स चाहिए, डोंट टेक शॉर्टकट्स टू मेक मनी। आपको 10 आइडियाज आएंगे दिन के कि आज ये चल जाए, आज वो चल जाएगा। प्लीज डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही जरूरी है अगर आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स चाहिए। मैंने देखा है कि काफी जगह पे कंपाउंडिंग का मतलब पब्लिक नहीं समझ सकती है, लेकिन जो कंपाउंडिंग की स्टोरी होती है वो आपको 5 साल 10 साल के बाद ही पता चलेगी हाउ योर वेल्थ गेट्स क्रिएटेड। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डोंट टेक शॉर्ट टर्म इन द मार्केट, इन्वेस्ट विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। आप डायरेक्टली कर रहे हो या म्यूचुअल फंड के कर रहे हो, लुक ओनली कंपनीज या फंड जिनकी ओरिएंटेशन लॉन्ग टर्म होती है। गोपानी जी, यहाँ पर हमें ये समझना है, क्योंकि एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी की बात करें या ESG की बात करें, फंड का कार्यभार आप संभाल रहे हैं, तो ऐसे में अब अमूमन आपकी जो रणनीति होती है वो सेक्टर्स के लीडर्स को चुनने की होती है, लेकिन अब किन सेक्टर्स पर आपका फोकस है, किन सेक्टर्स को आपने चुना है, और इस चुनाव के बलबूते पर आप इकोनॉमी की किस तरह की सेहत की तस्वीर जो है वो देख रहे हैं और दर्शा रहे हैं? सॉरी, मुझे आप क्वेश्चन जी, मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी। जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है जी, किन सेक्टर्स पर आप दाव लगा रहे हैं और किस तरह से आपको भारत की इकोनॉमी किन सेक्टर्स के बलबूते जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ये मेरा सवाल है आपसे। हेलो गोपानी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है अभी जी। आपकी सेक्टर चॉइसेस पर मेरा सवाल है कि किन सेक्टर्स का चुनाव आप कर रहे हैं और भारत की इकोनॉमी में किन सेक्टर्स का योगदान आपको लगता है कि अब ज्यादा महत्वपूर्ण है?
नहीं नहीं जी, अगर इकोनॉमी को 6 से 7% ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे लेके जाना है तो सभी सेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। एक्सपोर्ट से लेके डोमेस्टिक कंजम्पशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सबकी इतनी जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। द नीड फॉर हाउस, द नीड फॉर कंजम्पशन, द नीड फॉर लोन्स, सबकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। एंड जैसे जैसे अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाएगा, अभी जो $2000 है वो जैसे बढ़ते जाएगा, एक बार जीडीपी मोमेंटम आ जाए, आई थिंक सभी सेक्टर्स में इतनी सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट की भी इतनी डिमांड होगी हाउसिंग के लिए, रोड्स, ब्रिजेस, मेट्रोज, सबकी जरूरत है गिवन आवर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। फार्मा, हेल्थ केयर की बहुत जरूरत है, जैसे आपने देखा कोविड के टाइम क्या हुआ। टेक्नोलॉजी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, उसकी भी इतनी जरूरत पड़ने वाली है। इफ यू वांट टू हैव हायर इन बैंकिंग की जरूरत होने वाली है, बिकॉज अगर आपको 6% जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो आपको 2x इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ चाहिए। जी गोपानी साहब, एक प्रश्न गोपानी साहब, एक प्रश्न आपसे पूछना था सेक्टोरल एलोकेशन पर। आपने बहुत सही तरीके से समझाया कि किस हिसाब से पर कैपिटा ग्रोथ होगी तो आपको बैंकिंग में ध्यान देना पड़ेगा। मेरा प्रश्न ये था कि अगर आप ओवरऑल अपना आपके फंड्स का पोर्टफोलियो देखें, खासकर ESG का और लॉन्ग टर्म इक्विटी का, यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा स्पेस में ज़्यादा निवेश नहीं है। जिस हिसाब से आप बाजार में फिलहाल रुझान देख रहे हैं इन दो सेक्टर्स पर, क्या आप इस स्पेस की तरफ ध्यान देंगे, या यहाँ पर जो आपको मूवमेंट दिख रहा है वो आपकी पसंद का नहीं है स्टॉक प्राइसेस में? नहीं, ऐसा नहीं है कि वी ऑल्सो हैव सम स्टॉक्स इन लॉन्ग टर्म इक्विटी। ESG में क्या होता है, जैसे हम ESG की ESG की स्कोरिंग करते हैं, वो स्कोरिंग की वजह से B2C टेक्नोलॉजी कंपनीज, फाइनेंशियल्स, ये सब में ESG स्कोर ज्यादा आता है एज कंपेयर टू केमिकल कंपनीज। और इसीलिए ESG में जो हमारा मैंडेट है, जो हम टॉप ESG स्कोर कंपनीज ही खरीदेंगे, उसके वजह से शायद ये सेक्टर्स इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं होगा। बट अगर कोई कंपनी अच्छी है उसमें स्पेशलिटी केमिकल्स या फार्मा में या हेल्थ केयर में, ESG स्कोर बढ़ने वाला है विथ वेरियस मेजर्स जो गवर्नमेंट कंपनीज लेने वाली है, तो क्लियरली हम उसमें पैसा डालेंगे। सो जो ESG हमारा प्रोसेस है, और जहां हमको सबसे हाईएस्ट स्कोर दिखता है, वो कंपनीज बिकम पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, बिकॉज वो केमिकल है, बिकॉज वो एनवायरनमेंट और सोशल एंगल से थोड़ा वीक होता है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, उसके वजह से वो पोर्टफोलियो में कम दिखेगा आपको। चलिए गोपानी साहब, बहुत शानदार तरीके से आपने अपने दोनों फंड्स को डिफेंड किया, एक्सिस ESG इक्विटी फंड और हमारे देश का जो सबसे मोस्ट पॉपुलर और वाइडली एक्नॉलेज्ड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है टैक्स सेविंग स्पेस में, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। क्वालिटी इस फंड की थीम है और आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे। एक से एक बेहतरीन फंड्स आप मैनेज करते रहिए, रिटर्न शानदार आएंगे और हमारे निवेशक और आपके निवेशक बहुत शानदार तरीके से आगे आने वाले समय में कंपाउंडेड रिटर्न्स कमाएंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के द्वारा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे ओमकेश्वर सिंह साहब और बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज आई हुई हैं। हिमांशु डिंडोरिया साहब जुड़ेंगे, साथ ही साथ हरविंदर सिंह साहब जुड़ेंगे और शाहबाज अंसारी साहब जुड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो के साथ। उनका हल हम निकालेंगे ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं।
ऑलराइट, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और अब बारी आती है आपके सवाल लेने की और हमारे साथ अब आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ गए हैं रैंक एमएफ के ओमकेश्वर सिंह जी। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और चलिए मिलते हैं हमारे पहले दर्शक से। हरविंदर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं पटियाला पंजाब से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। मुझे ये बताएं कि आप पिछले 3 सालों से इन तमाम फंड्स में निवेश कर रहे हैं। मैम मैं यही ब्लू चिप एंड HDFC टॉप 110 में कर रहा हूँ 3 साल से। SBI ब्लू चिप HDFC टॉप 100 है आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है, आप जो निवेश कर रहे हैं वो किस उद्देश्य के लिए है? मैम मैंने अपने फ्यूचर के लिए थोड़ी प्लानिंग के लिए रिटायरमेंट के हिसाब से कोई खास कॉर्पस जो कि आप इकट्ठा करना चाहते हैं इस निवेश से? कॉर्पस तो मैम इसीलिए कि मैं थोड़ा अपने बच्चों के लिए स्टडी के लिए एंड उसके आगे। चलिए ओमकेश्वर जी, गोल्स हमारे सामने है लेकिन उसको कोई राशि नहीं दी है। अब ऐसे में मेरा सवाल सबसे पहले आपको फंड सिलेक्शन पर है। पिछले 3 साल से SBI ब्लू चिप में, HDFC टॉप 100 में ये निवेश कर रहे हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप भी है इनके पोर्टफोलियो में। क्या और बढ़ावा देना चाहिए इन्हें अपने पोर्टफोलियो में किसी और कैटेगरी को, या बदलाव आप रेकमेंड करेंगे? जी कविता जी, तो कुछ बदलाव रेकमेंड करेंगे। जो लार्ज कैप है ब्लू चिप, उसमें UTI मास्टर शेयर बेटर है। उसी तरीके से HDFC टॉप 100 के लिए एक्सिस ब्लू चिप मच बेटर है। और स्मॉल कैप के जगह ये एक्सिस ESG फंड जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो लेंगे तो वो भी काफी बेटर है। तो ये फंड ऐसे हैं जो इनको लेंगे तो अच्छा होगा। तो अभी फिलहाल ये करीब 7,000 का कर रहे हैं, तो स्लोली एंड स्टडीली अगर 10-15% अगर हर साल ये बढ़ाते जाएंगे तो एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर लेंगे अपने बच्चों के लिए। तो उनका जो सवाल था कि मोतीलाल ओसवाल S&P 500 कैसा है, तो वो एक अच्छा फंड है, उसमें वो कर सकते हैं। इंडेक्स फंड बहुत अच्छा है। और मल्टी कैप में या मिड कैप में जो उनका ऑप्शन था उससे में मल्टी कैप बेटर ऑप्शन है, तो उसमें वो इक्विटी फंड में ले सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है हरदेवेंद्र जी। अगर आप हमारा ट्विटर हैंडल ट्रैक करते रहेंगे तो ये जो राय ओमकेश्वर सिंह साहब ने आपको दी है वो आपको आपके नाम से जुड़ी हुई मिलेगी, CNBC आवाज़ कविता थापलियाल जी का। और अगर आप मेरा भी ट्विटर हैंडल देखेंगे तो आपको ये राय मिलती हुई दिखेगी। गुलाम मोहिद्दीन साहब हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं और वो एक बहुत ही सिंपल उनकी क्वेरी है। मोहिद्दीन साहब नमस्कार, आपका स्वागत है फायदेमंद फंड्स पर। आपने SBI म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और अब आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं। बताइए क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, तो ओमकेश्वर जी आपको राय देंगे। एक तो मैं गोल्ड ETF और एक मल्टी कैप फंड और एक फंड जो फॉरेन जो ग्लोबली होता है, जिनकी ग्लोबली इन्वेस्टमेंट होती है, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे ये 3 फंड सजेस्ट कीजिए आप। तो इनके लिए गोल्ड के लिए गोल्ड ETF से बेटर है कि वो SGB में जा सकते हैं। SGB बेटर कॉस्ट उसका सबसे कम है और एडिशनली करीब 2.5% उसमें रिटर्न मिलता है। और अगर मैच्योरिटी तक इसको हेल्ड करते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं लगता, तो गोल्ड के लिए वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और जहाँ तक उनका मल्टी कैप और फॉरेन कंपनीज, तो वो एक ऐसा फंड है कि एक ही फंड में इनका दोनों काम हो जाएगा। तो पराग पार एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जो एक मल्टी कैप फंड भी है और उसका एक शानदार काफ़ी अच्छे फॉरेन कंपनीज में उसका काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। तो एक साथ ही उनका दोनों काम हो जाएगा। तो SGB और PPFS लॉन्ग टर्म इक्विटी में करेंगे तो उनका जो चाहते हैं वो हो जाएगा। चलिए, तो फिलहाल आपके लिए मोहिद्दीन साहब 2 राय दी गई हैं। ओमकेश्वर जी आपसे कह रहे हैं कि सॉवरन गोल्ड बॉन्ड फंड आप लीजिए, वो टैक्स बेनिफिट्स आपको ज़्यादा देता है और फिजिकल गोल्ड के मुकाबले जहां पर आपको 0 रिटर्न मिलता है सालाना, 1-2.5% आपको ब्याज भी मिलता है सरकार द्वारा, और जो भी गोल्ड में एप्रिसिएशन है
वो आपका अलग है। तो ये एक अच्छा विकल्प है, आप इस पे ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन फंड है जहां पर ओवरसीज आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा। तो ये 2 काम आप कीजिए, इन पोर्टफोलियोज को अपने ध्यान में रखिए और यहाँ पर निवेश आप शुरू कर सकते हैं। चलिए, समय समाप्त हो चुका है फायदेमंद फंड्स का। इस शो को यही समझते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए CNBC आवाज़ पर। कविता जी और ओमकेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ।